एक गांव में वसुंधरा नाम की एक औरत रहती थी। वसुंधरा की दो बेटियां थी। एक का नाम अर्चना तो दूसरी का नाम अंजलि था। अंजलि का रंग रूप बहुत बुरा था, साथ ही उसके बहुत बाल झड़ते थे। अब नौबत ऐसी आ गई थी कि अंजलि के सर में बाल से ज्यादा उसका टकला दिखा करता था। इन्हीं सब कारणों से अंजलि को सब बहुत परेशान करते थे। यहाँ तक कि वसुंधरा भी अपनी बेटी अर्चना से ज्यादा प्यार करती थी और अंजलि को एक आंख देखना नहीं चाहती थी। इसी बात का अर्चना के अंदर घमंड भी बहुत था। एक दिन वसुंधरा ने आवाज लगाई, बेटी, ओ मेरी लाडली बेटी, जरा एक गिलास पानी तो लेकर आना। वसुंधरा की आवाज सुनकर अंजलि वहाँ पर आती है और कहती है, हाँ माँ, आपने मुझे बुलाया। वो मैं घर के काम कर रही थी, इसलिए जरा देर से आई। ये लीजिए पानी। क्यों री नास बेटी, तू मेरी लाडली बेटी है। तूने सुना नहीं क्या? मैंने अपनी लाडली बेटी को बुलाया, ना कि तुझे। माफ कर दीजिए माँ, अर्चना अपने बाल बना रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको पानी दे देती हूँ। तभी वहाँ पर अर्चना आ जाती है और गुस्से में कहती है, अच्छा जी, मुझे आने में थोड़ी देर क्या हो गई? तूने माँ से मेरी शिकायत करनी शुरू कर दी। तुम तो ऐसा जताती हो जैसे मैं पूरा समय अपने बाल और रूप संवारने में लगी रहती हूँ। लेकिन मैंने ऐसा कब कहा अर्चना? कहने को बचा ही क्या है? तुम्हारी बातों का मतलब मैं अच्छे से समझती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? झूठ क्यों बोल रही हो? अच्छा जी, मतलब अब मैं झूठ भी बोलने लगी? देख रही हो ना माँ, इसको आपने इतना सर पर चढ़ा रखा है कि ये हर चीज में मुझसे जुबान लड़ाने लगी है। दोनों का झगड़ा सुनकर वसुंधरा कहती है, ए लड़की, अगर मेरी लाडली बेटी कुछ बोल रही है तो उसके दो बोल सुन नहीं सकती है। हर चीज में अपनी जुबान लड़ाना आता है बस इसको। माँ, अब आप भी कम से कम आप तो मेरी भावनाओं को समझा कीजिए। कैसी भावना? तेरी भावना भी तेरी तरह बदसूरत ही होगी। हाँ, चल अब जा यहाँ से। पता नहीं कैसे मेरे कोख से इसने पैदा ले लिया। जा जाकर काम कर। वसुंधरा की बात सुनकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। अंजलि के जाने के बाद वसुंधरा अपनी बेटी अर्चना से कहती है, अरे मेरी बच्ची, इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होते। गुस्सा होने से खून जलता है। मेरी बेटी वैसे ही इतनी पतली दुबली है। ये सब उस अंजलि की बच्ची की वजह से होता है माँ। इस तरह दोनों माँ बेटी अंजलि की बुराइयां करने लगती है। कहने को तो अंजलि भी वसुंधरा की सगी बेटी थी, लेकिन वसुंधरा उसके साथ सौतेले से भी बदतर बर्ताव करती थी। एक तरीके से उसने अंजलि को अपने घर की नौकरानी बना रखा था। एक दिन वसुंधरा अपनी बेटी अर्चना से कहती है, बेटी अर्चना सुन, मैं कल माता रानी के मंदिर जा रही हूँ। अंजलि को इस बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि उस बदसूरत का चेहरा देखकर जाऊंगी तो रास्ते में कोई अनहोनी हो जाएगी। सही कहा माँ आपने। मैंने बहुत सारे निर्लज और बदसूरत लोग देखे हैं, लेकिन इसकी तरह कोई नहीं देखा। वसुंधरा और अर्चना की ये बातें अंजलि भी सुन रही थी। ये सब सुनकर उसके दिल में बहुत ठेस पहुँचती है। वो अपने मन में सोचती है, हे प्रभु, माँ और अर्चना मेरे बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। अब मुझे यही सुनने को रह गया था। फिर भी भगवान मेरी माँ का ध्यान रखना। अगले दिन अपनी बेटी अर्चना को बाय कहकर वसुंधरा मंदिर जाने लगती है। बाय बाय माँ, मेरे लिए बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आना। ठीक है मेरी बच्ची। ऐसा कहकर वसुंधरा मंदिर चली जाती है। दूसरी तरफ अर्चना अपने बाल बनाने लगती है और अंजलि को देखकर कहती है, अरे अपने इन लंबे लंबे बालों को तो मैं अच्छे से संवार ही नहीं पा रही हूँ। अगर तुमसे बाल नहीं बन रहे हैं तो क्या मैं तुम्हारे बाल बना दूं? बालों को कैसे संवारा जाता है ये तुम क्या जानो? मेरे सर पर बाल कम है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बालों को संवारना नहीं जानती। चलो ठीक है, बना दो मेरे बाल, लेकिन ध्यान से। कंघी करते हुए मेरे सारे बाल नोच के अपने जैसा मत बना देना मुझे। बहन, कंघी करने पर कुछ न कुछ बाल तो गिरते ही हैं। तुम अपने बाल बांध कर क्यों नहीं रहती हो? जो कर रही हो चुपचाप करो, मुझे ज्ञान मत दो। अंजलि अर्चना के बाल संवार रही थी, लेकिन कंघी करते हुए 2-4 बाल टूट गए, जिसे देखकर अर्चना गुस्से से तिलमिला उठी और बोली, अरे बाप रे, तुमने मेरे कितने सारे बाल तोड़ दिए। बस 2 बाल ही तो गिरे हैं अंजलि। मैं तेरी चाल सब समझती हूँ। माँ की गैर हाजिरी में बाल बनाने का बहाना लेकर तू मुझे अपने जैसा टकला बनाना चाहती है ना? आज तो मैं तुझे सही सबक सिखाऊंगी।
ऐसा कहने के बाद अर्चना अंजलि के बचे कुचे बाल भी खींचने लगी। अंजलि को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अर्चना नहीं रुकी। वो अपनी दरिंदगी दिखाते हुए अंजलि के बाल खींचती रही। छोड़ दो अर्चना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आज के बाद मैं तुम्हारे बालों को कभी नहीं छूऊंगी। अर्चना ने अंत में अंजलि के सारे बाल उखाड़ दिए और बोली, अब तुम्हारा रूप थोड़ा निखरा है, अब लग रही हो ना तुम रूप की रानी। नहीं, बस बहुत हो गया। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहूंगी। तुम ही रहो यहाँ पर। इतना दर्द सहकर मैं यहाँ नहीं रह सकती। ऐसा कहकर अंजलि घर से बाहर निकल जाती है। रास्ते में सभी लोग उस पर हंस रहे थे। ये सब देखकर अंजलि और टूट जाती है और जंगल की तरफ चली जाती है। ये जंगल ही ठीक है, कम से कम यहाँ कोई मेरा मजाक बनाने वाला तो नहीं है। इंसानों की दुनिया मेरे लिए बनी ही नहीं है। चलते चलते अंजलि को एक पेड़ दिखाई देता है, जिसके नीचे बहुत गंदगी थी। अंजलि अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये पेड़ के पास कितनी गंदगी है, मुझे साफ सफाई कर देनी चाहिए। ऐसा कहकर अंजलि उस पेड़ के नीचे अच्छे से साफ सफाई कर देती है। तब वो पेड़ अंजलि को जवाब देते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने यहाँ की साफ सफाई करके बहुत अच्छा किया है। मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तो मेरा कर्तव्य है पेड़ जी। आप इतने सारे लोगों की मदद करते हो तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। ऐसा कहकर अंजलि आगे बढ़ जाती है। तभी उसे एक बुढ़िया औरत ध्यान करती हुई नजर आती है। अंजलि उनके आगे जाकर हाथ जोड़ देती है। तब वो बुढ़िया औरत अपनी आँख खोलकर अंजलि से कहती है, तुम्हें क्या परेशानी है बेटा, मुझे बताओ, मैं सब दूर कर दूंगी। मेरा रूप देखिए दादी माँ, इस रूप के कारण मुझे कोई नहीं प्यार करता। यहाँ तक कि मेरी खुद की माँ और बहन भी मुझको प्यार नहीं करती हैं। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, यहाँ से थोड़ा आगे जाना, तुझे एक नदी मिलेगी। उस नदी में स्नान कर लेना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बुढ़िया दादी के कहे अनुसार अंजलि आगे जाती है। उसे नदी दिखाई देती है। वो नदी में एक डुबकी लगा लेती है। डुबकी लगाते ही वो बेहद खूबसूरत हो जाती है और उसके बाल लंबे, घने और बहुत सुंदर हो जाते हैं। वो खुशी खुशी दादी माँ के पास आती है तो देखती है कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं। भगवान का करिश्मा मानकर वो वहाँ से घर की ओर चली आती है। इतनी देर में उसकी माँ वसुंधरा भी घर आ चुकी थी। जब अंजलि घर पहुँचती है तो वसुंधरा कहती है, कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? दिखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। माँ, ये मैं हूँ, आपकी बेटी अंजलि। क्या सच में? तू तो पहचान में ही नहीं आ रही है। बता बता, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? अंजलि वसुंधरा को सारी बात बताती है। ये सब सुनकर वसुंधरा अंजलि से माफी मांगती है और उसे गले से लगा लेती है। ये सब वहाँ खड़ी अर्चना देख रही थी। उसे बहुत गुस्सा आता है। ये तो मेरे से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। अगर ऐसा ही रहा तो माँ मुझसे ज्यादा इससे प्यार करने लगेगी। मैं भी उस जगह पर जाऊंगी और इससे भी ज्यादा खूबसूरत बन के आऊंगी। ऐसा कहकर अर्चना घर में बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल जाती है और सीधा उस जंगल के पास जाती है। पेड़ के नीचे गंदगी देखकर अर्चना कहती है, छी छी, कितनी गंदगी है यहाँ, मुझे तो बदबू आ रही है। मुंह बनाती हुई अर्चना वहाँ से भाग जाती है। जब वो आगे जाती है तो उसे भी वो बूढ़ी अम्मा मिलती है। अर्चना बूढ़ी अम्मा से कहती है, दादी माँ, सुंदर करने वाली नदी कहाँ है? आपको कुछ पता है? लेकिन क्यों बेटी, तुम तो पहले से ही सुंदर हो। मुझे फिर भी और सुंदर होना है। मुझे उस अंजलि की बच्ची से ज्यादा खूबसूरत दिखना है। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम सीधी चली जाओ, आगे नदी है। अर्चना नदी के पास जाती है और उसमें डुबकी लगाती है। डुबकी लगाते ही अर्चना बहुत बदसूरत हो जाती है, बहुत ही ज्यादा, और उसके बाल भी झड़ जाते हैं। अर्चना रोती हुई दादी माँ के पास आती है, लेकिन दादी माँ वहाँ से गायब हो चुकी थी। रोते हुए अर्चना अपने घर पहुँचती है तो वसुंधरा कहती है, अरे कौन है तू? घर में कैसे घुसी चली आ रही है? मेरे घर में कोई पैसा नहीं है तुझे देने के लिए। माँ, मैं आपकी लाडली बेटी अर्चना हूँ। ऐसा कहते हुए अर्चना सारी बात अपनी माँ को बताती है, लेकिन भला क्या हो सकता था।
उसने अंजलि के साथ इतना बुरा किया तो उसके साथ तो बुरा होना ही था। वो पूरी जिंदगी अब ऐसी ही रहती है और दूसरी तरफ अंजलि अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। इसलिए कहते हैं कर भला तो हो भला। इच्छाधारी नागिन माँ। बहुत समय पहले की बात है। नागलोक में कृतिका नाम की एक नागिन रहती थी। कृतिका बहुत शक्तिशाली थी। उसके एक बूंद जहर से ही किसी भी इंसान की मृत्यु हो सकती थी। कृतिका नागिन को पृथ्वीलोक पर जाना और घूमना बहुत पसंद था, परंतु नागलोक की नागरानी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि नागलोक से कोई भी नागिन पृथ्वीलोक पर घूमने जाए, क्योंकि वो इंसानों को अपना दुश्मन मानती थी। एक बार नागरानी कृतिका नागिन से कहती है, कृतिका, मैं तुम्हें अंतिम बार समझा रही हूँ कि पृथ्वीलोक पर मत जाया करो। अगर आज के बाद मुझे कभी भी पता चला कि तुम पृथ्वीलोक पर गई हो तो तुम्हें सजा दी जाएगी, समझी तुम? जैसे आपकी आज्ञा नागरानी, मैं अब पृथ्वीलोक पर कभी नहीं जाऊंगी। कृतिका नागिन नागरानी से वादा तो कर देती है, लेकिन उसका मन कहाँ मानने वाला था। वो एक दिन चुपचाप पृथ्वीलोक पर चली जाती है और वहाँ घूमने लगती है और मन ही मन सोचती है, मैं यहाँ कितने दिनों बाद आई हूँ। ना जाने क्यों नागरानी इंसानों को दुश्मन मानती है। इंसान कितने अच्छे होते हैं, सिर्फ कुछ ही इंसान बेकार होते हैं। उनके कारण आज पूरी मनुष्य जाति को हमारा दुश्मन माना जाता है। कृतिका नागिन ऐसा सोचते सोचते घने जंगल में चली जाती है। जंगल में कृतिका नागिन को एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, इस जंगल में मनुष्य के बच्चे की आवाज कैसे आ सकती है? लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे जाना चाहिए। नागिन उस बच्ची की आवाज का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है। वो देखती है कि उसकी माँ को किसी सांप ने डस लिया है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। मरी हुई माँ के बगल में उसके बच्चे बैठकर बहुत रो रही है। कितनी मासूम बच्ची है ये। ना जाने क्यों सांप ने इस बेगुनाह माँ को मार डाला। अब इस बच्ची का क्या होगा? अगर मैंने इसको यहाँ इसी तरह छोड़ दिया तो कोई जंगली जानवर आकर इस बच्ची की भी हत्या कर देगा। मुझे इस बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहिए। कृतिका नागिन उस बच्ची को अपने गोद में उठा लेती है। नागिन के गोद में जाते ही वो बच्ची बिल्कुल चुप हो जाती है। मैं इस बच्ची को लेकर अगर नागलोक गई तो नागरानी मुझे नागलोक से निकाल देंगी। मैं एक काम करती हूँ, इस बच्ची को किसी अच्छे इंसान के हवाले करके वापस नागलोक चली जाती हूँ। नागिन उस बच्ची को लेकर एक गांव में जाती है और किसी के घर के बाहर उसको रखकर जाने लगती है। नागिन जैसे ही बच्ची को अपनी गोद से उतारती है, वो बच्ची जोर जोर से रोने लगती है और नागिन के गोद में दोबारा जाते ही चुप हो जाती है। लगता है ये बच्ची मुझसे दूर नहीं जाना चाहती है, लेकिन मैं क्या करूं? कृतिका नागिन चुपके से उस बच्ची को नागलोक ले जाती है और उसे अपनी गुफा में चोरी छुपे रखने लगती है। लेकिन नागरानी से ये सच ज्यादा दिनों तक नहीं छुप पाता। कुछ ही दिनों में उनको पता चल जाता है कि कृतिका नागिन पृथ्वीलोक से एक बच्चा उठाकर ले आई है और उसे पाल रही है। नागरानी तुरंत कृतिका के गुफा में जाती है और कहती है, कृतिका, हमारा वादा तोड़कर तुमने हमारा अपमान किया है। मना करने के बावजूद तुम पृथ्वीलोक पर गई और इतना ही नहीं, तुम वहाँ से एक बच्चा उठाकर ले आई। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम्हें इसकी कितनी बड़ी सजा मिल सकती है? मुझे माफ कर दीजिए नागरानी, परंतु मैं बेबस थी। इस बच्ची को मुझ में माँ नजर आती है, इसलिए ये मुझे छोड़ना नहीं चाहती। इसका पूरे पृथ्वीलोक पर कोई नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ नागरानी, मैं अब कभी पृथ्वीलोक पर नहीं जाऊंगी, लेकिन इस बच्ची को मुझसे दूर मत कीजिएगा। इसका फैसला तो कल नाग दरबार में होगा। इतना कहकर नागरानी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नाग दरबार में सभी शक्तिशाली नागिनें एकत्र होती है और सभी मिलकर फैसला लेती है और नागरानी उस फैसले की घोषणा करती है। सभी शक्तिशाली नागिनों का ये मानना है कि कृतिका नागिन ने घोर अपराध किया है और इसकी केवल एक ही सजा है। मैं अभी इसी वक्त कृतिका नागिन की सारी शक्तियाँ वापस ले रही हूँ। अब कृतिका नागिन एक मामूली इंसान है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इतना कहकर नागरानी कृतिका नागिन की सारी शक्तियाँ वापस ले लेती है और अब कृतिका एक साधारण इंसान बन गई थी। कृतिका, तुम्हें पृथ्वी पर जाने का बहुत शौक था ना? अब तुम अपना पूरा जीवन पृथ्वी पर ही व्यतीत करोगी, समझी तुम? नागरानी, ऐसा मत कीजिए। मैं अपना परिवार कैसे छोड़ सकती हूँ?
मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। भले आप मेरी सारी शक्तियाँ छीन लीजिए, लेकिन मुझे हमेशा के लिए पृथ्वीलोक पर मत भेजिए। कृतिका, ये तुम्हें गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। हमारा फैसला अंतिम फैसला है। इतना कहकर नागरानी कृतिका और उस बच्ची को पृथ्वीलोक भेज देती है। पृथ्वीलोक पर जाने के बाद कृतिका सोचती है, यहाँ ना तो मेरे पास घर है और ना ही खाने का खाना, लेकिन मेरी बच्ची, मैं किसी भी तरह तुम्हें पालूंगी। अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारे पिता भी हूँ। बच्ची ने काफी समय से दूध नहीं पिया था, इस वजह से वो बहुत रो रही थी। कृतिका एक अनजान घर का दरवाजा खटखटाती है और कहती है, कृपया कर मेरी बच्ची के लिए थोड़ा सा दूध दे दीजिए, इसको बहुत भूख लगी है। कृतिका को उस घर से दूध मिल जाता है। फिर वो बच्ची को उसे पिला देती है। उसके बाद कृतिका उस मकान की मालकिन से कहती है, आप मुझे अपने घर में नौकरानी का काम दे दीजिए, मुझे अभी काम की बहुत जरूरत है। कृतिका की ये बात सुन उस घर की मालकिन कहती है, हाँ, वैसे हमें भी नौकरानी की कब से जरूरत थी। तुम हमारे घर में झाड़ू पोछा करने का काम कर लेना, उसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को 3 समय का भोजन और दूध दे दूंगी। कृतिका उस दिन से वहीं रहने लगती है और नौकरानी का काम करके अपनी बच्ची को पालने लगती है। इसी तरह देखते देखते कई साल बीत जाते हैं और वो बच्ची जिसका नाम कृतिका ने पायल रखा था, वो बड़ी हो जाती है। एक दिन पायल कृतिका के पास आकर कहती है, माँ, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो ना। माँ, मेरे पिता कहाँ हैं? स्कूल में सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि मेरे पिता नहीं हैं, मैं बिना बाप की बेटी हूँ। अगर तुम्हें बच्चे परेशान करते हैं तो तुम टीचर से शिकायत क्यों नहीं करती? मैंने कई बार किया है, लेकिन मैडम कुछ नहीं कहती। आज मुझे जानना है कि मेरे पापा कौन है। मुझे प्लीज बताओ, मुझे जानना है तो जानना है। तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं है। आप झूठ बोल रही हो, मुझे बताओ। नहीं बताओगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। पायल के जिद के कारण कृतिका को उसे सब कुछ बताना पड़ता है कि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और वो उसकी सगी माँ नहीं है। उसने तो उसको पाला है और उसके लिए अपनी सारी शक्तियाँ भी छोड़ दी है। ये सब जानकर पायल कहती है, माँ, आप कितनी अच्छी हो ना। मेरे लिए आपने अपना घर, परिवार, शक्ति सब कुछ छोड़ दिया और मुझे इतना प्यार दिया। इतना प्यार शायद मेरे सगे माँ बाप भी मुझे नहीं दे पाते। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आज के बाद आपसे कभी ऐसी बातें नहीं करूँगी। कोई बात नहीं मेरी बच्ची। उसके बाद दोनों माँ बेटी गले लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद नागलोक से कृतिका नागिन की बहन सुलेखा नागिन पृथ्वीलोक पर आती है और अपनी बहन का पता लगाकर अपनी बहन के पास आती है। सुलेखा नागिन को देखकर कृतिका बहुत खुश होती है और कहती है, मेरी बहन, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे पूरे परिवार की बहुत याद आती है। परंतु तुम पृथ्वीलोक पर क्यों आई? नागरानी तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा दे सकती है। बहन, मुझे नागरानी ने ही यहाँ आने के लिए कहा था। तुम्हारी सजा अब पूरी हुई। अब तुम्हें नागलोक वापस बुलाया जा रहा है। कृतिका नागिन ये सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है, क्या तुम सच कह रही हो मेरी बहन? तुम सोच भी नहीं सकती हो कि इस बात से मुझे कितनी खुशी मिली है। लेकिन एक शर्त है, तुम अकेली ही नागलोक जा सकती हो। तुम उस इंसानी लड़की को अपने साथ नागलोक नहीं ले जा सकती। ये सुनकर कृतिका की खुशी वापस दुख में बदल जाती है, क्योंकि वो पायल को छोड़कर किसी हाल में नहीं जाने वाली थी। अगर ऐसा है तो मैं नागलोक कभी नहीं जाऊंगी। बोल देना नागरानी से कि एक माँ की ममता उन्हें तब समझ आएगी जब वो खुद किसी संतान को जन्म देंगी। कहने को पायल मेरी अपनी संतान नहीं है, लेकिन अपनी संतान से भी बढ़कर है। मैं ऐसे नागलोक का त्याग करती हूँ जहाँ मेरी बेटी का कोई मूल्य ही नहीं है। तुम जा सकती हो। सुलेखा नागिन वापस नागलोक चली जाती है। ये सारी बातें पायल सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू आ जाता है और वो आकर अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, मैंने सब सुन लिया। आप मुझसे कितना प्यार करती हो। मुझे छोड़कर कभी मत जाना माँ, कभी मत जाना। नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। कृतिका पायल के लिए अपना सब कुछ त्याग देती है और पायल के साथ मनुष्य की तरह साधारण जीवन जीती है और उसी साधारण जीवन में अपनी बेटी के साथ
खुशी खुशी रहने लगती है। अब उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि उसे नागलोक से निकाल दिया गया। मीरा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। वो पढ़ लिख कर अपने माँ बाबा का नाम रोशन करना चाहती थी। मीरा के पिता जयप्रकाश जमींदार के खेतों में काम किया करते थे और उन्हीं से उनके घर का गुजारा चलता था। एक बार मीना के पिता जयप्रकाश खेतों में काम कर रहे थे, तभी अचानक एक जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पिता के गुजर जाने के बाद मीरा और उसकी माँ सरिता के ऊपर मानो गमों का पहाड़ ही टूट पड़ा। माँ, मामा हमें छोड़कर चले गए, अब हम उनके बिना कैसे जिएंगे? बेटी रो मत, हम उनकी यादों के सहारे जी लेंगे। बस तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए सरिता ने रोते हुए मीरा को गले से लगा लिया। धीरे धीरे घर का राशन खत्म होने लगा और उनके घर की हालत बिगड़ने लगी। मीरा की माँ सरिता ने घर की बिगड़ती परिस्थिति देख गांव में ही एक सेठानी कल्याणी के यहाँ साफ सफाई का काम करने लगी। वहीं मीरा मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन अचानक सरिता का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वो बीमार रहने लगी। सरिता बड़ी मुश्किल से काम पर जाने के लिए तैयार हुई। भगवान जी, मुझे हिम्मत दो, मुझे अपनी बेटी के लिए खड़ा होना है। अगर मैं बिस्तर में पड़ गई तो घर का खर्चा कैसे चलेगा और मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाऊंगी? अपनी माँ की बिगड़ती हालत देखकर मीरा बोली, माँ आप आराम कीजिए, आपको काम पर जाने की जरूरत नहीं, आपके बदले मैं काम पर जाया करूँगी। बेटी तुम काम करने कैसे जाओगी? तुम्हें सुबह सवेरे स्कूल भी तो जाना होता है। उसकी चिंता आप मत करो माँ, मैं सुबह जल्दी उठकर सेठानी के घर का सारा काम खत्म करके वहीं से सीधे स्कूल चली जाऊंगी। बस आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर मीरा सेठानी के घर काम करने चली गई। वहाँ पहुँचने के बाद मीरा को देख सेठानी कल्याणी ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? जी मैं मीरा हूँ, मेरी माँ सरिता आपके यहाँ काम करने आती है ना, अब से मैं अपनी माँ की जगह यहाँ पर काम करूँगी क्योंकि मेरी माँ बीमार है। अच्छा, तो तुम सरिता की बेटी हो। सारा काम अच्छे से करना, मुझे साफ सफाई बहुत ही ज्यादा पसंद है। समझ आ गई मेरी बात? सेठानी कल्याणी मीरा को ये सब बोल ही रही थी कि तभी कल्याणी की बेटी जानवी वहाँ आई और मीरा को देखकर हैरानी से बोली, मॉम ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? बेटी ये काम वाली की बेटी है, इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अब से ये हमारे घर पर काम करेगी। तो मीरा को जानती हो क्या? हाँ मॉम, ये मेरी ही क्लास में पढ़ती है और पढ़ाई में बहुत होशियार है। क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है, टीचर भी इसकी बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें मीरा से कुछ सीखना चाहिए। देखो पढ़ाई के साथ साथ कितनी मेहनती भी है। अपनी माँ की ये बात सुन जानवी गुस्से से अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी ओर मीरा घर की साफ सफाई में जुट गई। काम खत्म कर मीरा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए जब स्कूल पहुंची, कक्षा में पहुंचते ही जानवी अपनी सहेलियों के साथ मीरा का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे देखो देखो काम वाली आ रही है। सुनो मीरा, मेरे डेस्क पर बहुत गंदगी जमी है, जरा यहाँ आकर साफ कर देना। मॉम से कहकर मैं तुम्हें इसके भी पैसे दिला दूंगी। जानवी की बात सुनकर क्लास में मौजूद सभी लड़कियाँ मीरा पर हंसने लगी। मीरा उन सब बातों को अनसुना कर जैसे ही अपने डेस्क पर बैठने लगी, तभी जानवी बोली, अरे रुक, तू हमारे बराबर नहीं बैठ सकती, तेरी औकात जमीन पर बैठने की है, समझी? झाड़ू पोछा वाली, चल जमीन पर बैठ। ये ज्ञान का मंदिर है जहाँ अमीर गरीब छूत अछूत सभी को एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाती है। चल चल, हमें मत सिखा ज्ञान की बातें, हम तुझे अपने साथ नहीं बैठने देंगे, समझी? जानवी और कक्षा की सभी अमीर लड़कियां मीरा को अपने साथ डेस्क पर बैठने नहीं देती। दुखी होकर मीरा जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फाइनल परीक्षा शुरू होने में 1 महीना बाकी था। मीरा काम करने के साथ साथ परीक्षा की तैयारी रात भर जागकर खूब मेहनत और लगन से करने लगी। वहीं दूसरी ओर कल्याणी ने जानवी से कहा, बेटा तुम्हारे फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं, अगर तुम भी इस बार मीरा की तरह अच्छे नंबरों से पास हुई तो मैं तुम्हें आईफोन खरीद कर दूंगी।
माँ की बात सुन जानवी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मन ही मन मीरा का नाम सुनते ही जल उठी। इस मीरा के रहते मैं क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आ सकती। अब टीचर के साथ साथ मॉम भी उस नौकरानी की तारीफ करने लगी। उसका कुछ करना पड़ेगा। देखती हूँ इस बार कैसे क्लास में फर्स्ट आती है। अगले दिन जब मीरा काम खत्म कर स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में जानवी ने अपनी कुछ सहेलियों के साथ मिलकर मीरा का रास्ता रोका। तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? जाने दो मुझे, स्कूल जाने में मुझे देरी हो रही है। अरे तो स्कूल जाकर क्या करेगी? तेरे हाथों में झाड़ू पोछा ही अच्छा लगता है, किताबें नहीं। ये कहते हुए जानवी ने मीरा का स्कूल बैग छीनकर नदी में फेंक दिया। ये देख मीरा रोते हुए बोली, अरे ये क्या किया तुमने जानवी? अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? फाइनल परीक्षा भी शुरू होने वाले हैं। तुम्हें पढ़ाई करनी है ना? जा नदी में जाकर अपना स्कूल बैग ले आ। बेचारी मीरा नदी में कूद गई, लेकिन उसे अपना स्कूल बैग कहीं नहीं मिला। ये देख जानवी अपनी सहेलियों के साथ मीरा पर हंसते हुए वहाँ से चली गई। वहीं मीरा रोते हुए नदी से बाहर आई और नदी किनारे बैठकर रोने लगी। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं नई किताबें और नया स्कूल बैग खरीद सकूं। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? मेरा ये साल बर्बाद हो जाएगा। ये कहते हुए मीरा फूट फूट कर रोने लगी। तभी आसमान से सिंड्रेला परी गुजर रही थी। मीरा को रोते हुए देख सिंड्रेला परी बोली, अरे ये लड़की इस तरह रो क्यों रही है? मुझे चलकर पूछना चाहिए। ये कहते हुए सिंड्रेला परी मीरा के पास गई और उसके रोने का कारण पूछा। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? बताओ मुझे, शायद तुम्हारी मैं कोई मदद कर सकूं। सिंड्रेला परी के पूछने पर मीरा रोते हुए सारी बात बताते हुए बोली, परी जी, बिना किताबों के अब मैं स्कूल पढ़ने कैसे जाऊंगी? फाइनल एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ये साल बर्बाद नहीं होने दूंगी। चलो मेरे साथ। इससे पहले कि मीरा कुछ समझ पाती, सिंड्रेला परी उसे बादलों की दुनिया में ले गई। मीरा हैरानी से यहाँ वहाँ देखने लगी। तुम इतनी हैरान मत हो, ये हमारी दुनिया है। आओ तुम्हें मैं परी लोग की टीचरों से मिलवाती हूँ। वो सभी तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी मदद करेगी। ये कहते हुए सिंड्रेला ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही मीरा बादलों के बीचों बीच बनी परियों की क्लास में पहुंच गई। क्लास में ढेर सारी किताबें भी थी। ये देख मीरा खुशी से उछल पड़ी। इस तरह सभी परियां मिलकर मीरा को पढ़ाने लगी। फिर कुछ ही दिनों में फाइनल एग्जाम का दिन भी नजदीक आ गया। मीरा ने इस बार भी अच्छे नंबरों से पास होकर क्लास में फर्स्ट आई। ये देखकर जानवी को बड़ी हैरानी हुई और वो बोली, अरे मीरा, बिना किताबों के तुम इतने अच्छे नंबरों से कैसे पास हो गई भला? क्योंकि मैं परियों की क्लास में पढ़ने जाती हूँ। परी लोग की परियां मुझे रोज पढ़ाती है। क्या कहा? परियों की क्लास? तभी कक्षा की सभी लड़कियाँ बोली, मीरा प्लीज हमें माफ कर दो, हमने जानवी की बातों में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कोई बात नहीं, मैंने तुम सभी को माफ कर दिया। क्या हम भी तुम्हारे साथ परियों की क्लास में पढ़ने आ सकते हैं? हमें भी अच्छे नंबरों से पास होना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। कल से तुम सभी भी मेरे साथ बादलों में परियों की क्लास में पढ़ने चलना। ये सुनकर सभी लड़कियां बहुत खुश हुई। वहीं जानवी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी मीरा से माफी मांगी। सब कुछ भुलाकर मीरा ने जानवी को माफ कर दिया और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गई। इस तरह अमीरी और गरीबी का भेदभाव भूलकर सभी लड़कियां एक साथ मिलकर परियों की क्लास में पढ़ने लगी।